Assalamu alaikum. Today we will discuss the topic of central banking and conduct of the monetary policy. But before starting this lecture, I am going to recall the previous lecture in couple of minutes. In the previous lecture, we discussed that how financial crises occur and how they affect the economy. फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली होते क्या हैं और वो क्यों होते हैं, हमने उसके ऊपर बहुत सारी रीजंस देखी थी. हमने बेसिकली उसको 3 स्टेप्स में देखा था. पार्ट 1 इनिशिएटिंग फेज, कि वो कौन सा फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू इनिशिएटिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस. उसमें हमने आगे फर्दर उसको कैटेगराइज किया था. उसमें हमने देखा था डिटोरिएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट. सेकंड पॉइंट हमने देखा था डिक्लाइन इन द एसेट्स वैल्यू. थर्ड देखा था हमने इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. एंड फोर्थ पॉइंट इंक्रीज इन द अनसर्टेनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल की डिटोरिएशन ऑफ बैलेंस शीट्स क्या होती हैं. देखिए, आप जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है या आप पे कोई ऐसा आपके पास आ जाता है कि आप फाइनेंशियल आपके पास इतने पैसे नहीं है, कंपनी को अपने एसेट्स सेल करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, एक तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब देखिए, जब आप एक कंपनी अपने एसेट्स को सेल आउट करना शुरू कर देगी तो नेट वर्किंग कैपिटल जो कैपिटल लॉस बन जाएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी साइड एक्सीड कर जाएगी एज कंपेयर टू योर एसेट साइड. तो दैट लीड्स टू द डिटोरिएशन ऑफ द बैलेंस शीट्स. जब ऐसा होना शुरू होगा तो इट मीन्स कि यू आर सफरिंग सम क्राइसिस. Then second is the decline in the assets value. अब देखें, डिक्लाइन इन द एसेट वैल्यू क्या होता है कि आपकी एसेट वैल्यू कम हो जाती है. देखिए, आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली हुई है, आप उसकी वहां पे कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई फ्लड आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टी की या आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है. दैट इज ऑल्सो द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. दैट ऑल्सो इफेक्ट्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नंबर थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट. आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ. हम इतनी दफा इंटरेस्ट रेट को डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि मैं रिकॉल करा रही हूँ तो इस दफा मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इंटरेस्ट रेट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, द मोस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द इकोनॉमी, बिकॉज एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट कैन ग्रेटली इफेक्ट एनी इंडिविजुअल, household, corporation or anyone else. Increase in the interest rate means that the price of the bond decreases. When interest rate increases, it means that the inflation rate increases and that leads to unemployment. तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट कर गई इंटरेस्ट रेट की चेंज की वजह से. दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. नंबर फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन द अनसर्टेनिटी. वही बात है, जब आपको पता चलेगा कि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट. दैट ऑल्सो लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. सेकेंड क्राइसिस जो हमने डिस्कस किया था वो बैंकिंग क्राइसिस था. बैंकिंग क्राइसिस में हमने देखा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं दैट लीड टू बैंकिंग क्राइसिस. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि लोग अपने डिपॉजिटर्स जो है वो विड्रॉ कराना शुरू कर देते हैं और आपको एक मेजर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन डिपॉजिटर एंड द लैंडिंग. नंबर थर्ड पॉइंट है डिफ्लेशन ऑफ द डेट, कि आपका डेट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. देखिए, आपके अगर एसेट्स कम भी हो जाते हैं, डेट तो आपका वैसा ही रहेगा, लायबिलिटी आपकी उतनी ही रहेगी. फिर हमने उसमें डिस्कस किया था कि मॉरल हैजर्ड्स, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में जो 2 कंसेप्ट थे, एडवर्स सिलेक्शन एंड द मॉरल हैजर्ड्स, हाउ दे इफेक्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस. फिर हमने उसमें डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे. हमने ग्रेट डिप्रेशन, जिसको मदर डिप्रेशन कहा था यूएस इकोनॉमी का, जो दैट टुक प्लेस बिटवीन द 1928 एंड द 1929. हमने देखा था कि इसका ओवरऑल यूएस इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा. फिर हमने एक और ग्रेट डिप्रेशन देखा था 2008 और 2009. फिर हमने देखा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं. उसमें हमने इंपॉर्टेंट एक फैक्टर देखा था मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और द इनोवेशन. सेकंड पॉइंट हमने क्रेडिट बूम्स देखे थे. फिर हमने देखा था कि आपकी जो 3 कंट्रीज अर्जेंटीना, ईस्ट एशिया एंड मैक्सिको, हाउ दे सफर फाइनेंशियल क्राइसिस. ऑल द वे हमने इस टॉपिक में हमने डिफरेंट केस स्टडीज को देखा. हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर्स एंड दैट लीड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, अगर आप लोगों का कोई प्रीवियस लेक्चर से डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्यूरी, यू आर द मोस्ट वेलकम. ये तो था हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस का. टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 4. दैट इज फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला जो टॉपिक था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में. देन वी डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम in which we discussed the interest rate changes,
Then we discussed financial institutions. Then we discussed financial crisis. Now we are going to discuss the central banking and the conduct of the monetary policy. जब हम लोग बार बार बैंक्स की बात कर रहे थे, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डिस्कस किया, तो हमने बैंक्स की बात की कि बैंक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. आज हमें इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हम बेसिक कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे. आप देखें, आप लोगों को पता है तमाम स्टूडेंट्स को कि सेंट्रल बैंक्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स. Among the most important players in the financial market throughout the world are the central banks, the government authorities in the change of monetary policy that directly affects the interest rate, amount of the credit and inflation. Then we understand that how the central bank plays a role in the financial market and the overall economy. We need to understand how these organizations works. What are the structure of these organizations? In order to understand that how these organizations work, we have to look at the insider depth of the structure of the central bank. How these banks, Federal Reserve System are performing their functions. क्योंकि जो central banks हैं, जो भी वो or the government authorities that is used to change the monetary supply, that is going to monitor the supply of money. देखिए, अब उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रल बैंक का. आपने देखना है कि वो आपकी क्रेडिट द मनी सप्लाई देख रहे हैं, आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट को, और ये तमाम वो फैक्टर्स हैं दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंड दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट मीन्स दैट दे ओवरऑल दे have a direct influence on the economy of any country. That's why we have to be vigilant about the structure of the central banks, functions of the central bank, how the central banks works, what are the major functions that central bank are going to be performed. That's why in this chapter we will more closely examine the structure of the major central banks to the world. We'll start with the Federal Reserve, looking at both the formal and the informal structures. We then move to the other central banks. We have to understand that who makes the decision, who is the central part. In this chapter, we are going to examine the role of government authorities over the money supply. We will primarily focus on the US Federal Reserve System, but we will also examine other similar organizations. This topic includes the origin of the Federal Reserve System. This is one of the most important system. Then we discuss the structure of the Federal Reserve System. Then we discuss how dependent is the Federal Reserve System. Then we discuss the structure and independence of the European central banks. Then we discuss structure and independence of other foreign central banks. Then we discuss explaining the central bank behavior. Then should the Federal Reserve be independent? देखिए, जो आज का लेक्चर है वो पूरा का पूरा ये है कि बैंक्स का मेजर फंक्शंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें हम डिफरेंट देख रहे हैं. हम एक तो फेडरल रिजर्व सिस्टम को देख रहे हैं, एक हम यूरोपियन बैंक्स को देख रहे हैं, हम फॉरेन बैंक्स को देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके किस तरह मतलब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके मेंबर्स क्या हैं, और उनका बेसिक पर्पसेस क्या है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. अब जब तक हमें उनका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, उनका बेसिक पर्पस नहीं पता होगा, we are not able to know how they play an important role in the interest rate, credit creation, or they influence the inflation. In order to understand these topics, we have first to discuss about the basic structures and functions of these things. Now we start the chapter. First of all, we have to discuss the origin of the Federal Reserve System. मैं आपको जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो आपने पहले भी मैंने जब आपसे बैंक्स की बात की और बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सेंट्रल बैंक क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो देखिए, अब फेडरल रिजर्व सिस्टम किस तरह बना. देखिए, अमेरिका ये फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है ये अमेरिका यूएस बैंक था. उसमें क्या था कि इसके पीछे क्या रीजंस थी. फर्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पावर एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ द मनी इंटरेस्ट गाइडेड सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज इन द 19th सेंचुरी. ये था कि आपको एक फियर था, आपको ये था कि आपकी सेंट्रलाइज्ड पावर्स नहीं है. इन द 19th सेंचुरी आप लोगों की ये कोशिश थी, यूएस गवर्नमेंट की कोशिश थी, क्योंकि उनको फियर था सेंट्रलाइज्ड पावर्स का, डिस्ट्रस्ट ऑफ मनी इंटरेस्टेड गाइड. तो उन्होंने सोचा कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें एक रिजर्व सिस्टम बनाना चाहिए. उसकी वजह क्या थी. द फर्स्ट बैंक ऑफ द यूएस वाज डिसबैंडेड इन 1811. देन अब उसका जो फर्स्ट बैंक था वो 1811 में डिसबैंड हो चुका था. देन द लेटर ऑन द सेकंड बैंक वाज आल्सो डिसबैंडेड इन 1836. तो एज अ रिजल्ट
जो है आपका देखिए बैंकिंग जो सेक्टर था वो बिकम मोर पैनिक। आपको ये लगा अमेरिका को, यूएस को ये लगा कि एब्सेंट अ लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट दैट कल्मिनेटिंग इन द पैनिक ऑफ 1907। फिर आप जब टर्मिनेशन ऑफ द सेकंड बैंक दैट वाज डिस्बैंडेड इन द 1836 क्रिएटेड अ सीवियर प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया बिकॉज देयर वाज नो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। उनके पास कोई लेंडर नहीं था दैट कुड प्रोवाइड रिजर्व्स टू द बैंकिंग सिस्टम। तो अब इतने सारे फेलियर्स हो गए, आपका जब सेकंड हुआ उन्हें लगा कि देयर वाज नो रिजर्व सिस्टम, तो फिर उनको जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसे उन्होंने फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑरिजिनेट करने के बारे में सोचा। यहां से उन्हें पता चला कि पहला उनका ये पॉइंट था कि फियर ऑफ सेंट्रलाइज्ड पावर्स। फिर उनका एक बैंक पहले डिसबैंड हो चुका था 1811 में, सेकंड बैंक वाज डिसबैंडेड इन द 1836 दैट लीड्स द यूएस नेशन इनटू फियर ऑफ द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। फिर उनको ये कुछ ऐसे फियर्स हुए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आए कि वेदर सच अ मॉनेटरी अथॉरिटी वुड बी प्राइवेट और अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि वो क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कौन होगा, कोई प्राइवेटली उसको ओन करेगा या गवर्नमेंटली ओन करेगा। देन द फेडरल रिजर्व एक्ट ऑफ 1913 वाज अ कॉम्प्रोमाइज दैट क्रिएटेड द फेडरल रिजर्व सिस्टम इंक्लूडिंग एलोबरेट चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट बना जिसका ये बेसिक पर्पस ये था कि दैट एलोबरेट चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ एक बताऊंगी कि इनसाइड द फेडरल रिजर्व सिस्टम द पॉलिटिकल जेनेसिस ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एफआरएस। फेडरल रिजर्व सिस्टम में कैसे, इसकी हिस्ट्री को हम देखते हैं। ये एक छोटा सा केस स्टडी है। द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन वन ऑफ द पब्लिक हॉस्टिलिटी टू बैंक्स एंड स्पेशली टू अ सेंट्रल बैंक। हाउ आर द पॉलिटिशियंस हु फाउंडेड द फेडरल रिजर्व एबल टू डिजाइन अ सिस्टम दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप लोग सोचेंगे, देखिए उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में जो यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री थी बैंक्स के, सेंट्रल बैंक्स के बारे में, वो एक पैनिक हिस्ट्री थी। 1811 में एक बैंक बना जो कि डिसबैंड हो चुका, फिर 1836 में बना। एट दैट पॉइंट यूएस नेशन वाज वरीड अबाउट द सेंट्रल सिस्टम। देन दे थॉट दैट कि politicians here were the politicians who founded the Federal Reserve able to design a system that has become one of the most prestigious institutions in the United States. फिर उसका क्या है? The answer is that the founders recognized that if the power was too concentrated in either Washington DC or New York, that Americans often love to hate. An American central bank might not have enough public support to operate effectively. अब देखिए यहाँ पे दोबारा क्या हुआ कि जो अमेरिकन थे उनके अंदर एक ऐसा मतलब वो चाह रहे थे कोई ऐसा सिस्टम हो, जो ऐसा फेडरल रिजर्व सिस्टम हो जो उन्हें 1913 में मिला, दैट रेगुलेट्स ओवरऑल इकोनॉमी. Thus, they decided to set up a decentralized system with 12 Federal Reserve banks spread throughout the country to make sure that all regions of the country were represented in the monetary policy deliberations. फिर उन्होंने decide किया कि there should be the 12 Federal Reserve banks spread throughout the economy to make sure that all of the country were represented in the monetary policy deliberations. In addition, they made the Federal Reserve Bank quasi private institutions. Quasi का मतलब ये है कि या तो private institution या government institution, overseen by directors from the private sector, living in each district who represent views from their region and are in close contact with the president of their district's Federal Reserve. कि देखिए उन्होंने ये कहा कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाएंगे, मतलब उन्होंने ये कहा कि उसका अब ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फेडरल रिजर्व सिस्टम होगा, लेकिन फेडरल रिजर्व सिस्टम में कौन कौन से लोग होंगे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा. The unusual structure of the Federal Reserve System has promoted a concern in the Fed with regional issues as is evident in the Federal Reserve publications. ये वो इनसाइट है कि जिसके ऊपर पॉलिटिकल फाउंडर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम कैसे, मतलब उन्होंने कहा कि दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम. क्या स्ट्रक्चर बना? स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम में डिजाइन वाज इंटेंडेड टू डिफ्यूज पावर अलोंग विद द फॉलोइंग डायमेंशंस. कि रीजन्स ऑफ द यूएस, इस तरह डिजाइन बने कि तमाम रीजन्स ऑफ यूएस. जब हमने पीछे बात की थी हमने उसमें कहा था कि आप देखें आपकी वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क, तो आपकी तमाम रीजन ऑफ अमेरिकन जो यूएस थी वो तमाम उसको कवर करे. नेक्स्ट क्या, तो गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट. हमने कोजाई इंटरेस्ट की बात की थी, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट. कि देखिए उसको उन्होंने क्लासिफाई किया, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया कि देखिए आपके गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी हो और आपके प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट भी हो. ये ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हो ताकि लोगों के पास एक ब्रॉडर स्कोप हो जाए. देन नीड्स ऑफ द बैंकर्स, बिजनेसेस एंड द पब्लिक.
कि जाहिर है आपके जो नीड ऑफ बैंकर्स हैं कि कौन के बैंकर कौन होगा, बिजनेसेस कौन होगा, पब्लिक जो बैंक के बेसिक पर्पस है. The system as it exists now includes 12 Federal Reserve Banks. अब उसके अंदर 12 Federal Reserve Banks हैं हमारे पास. बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, उसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिन्हें हम बीओजी कहते हैं. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, फेडरल एडवाइजरी काउंसिल है, मेंबर बैंक्स अराउंड 2800 है. ठीक है, अब हम देखेंगे 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स कौन कौन से हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम में कौन कौन है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी क्या है. अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं. और 3 पॉलिसी टूल्स की बात करेंगे हम, ओपन मार्केट ऑपरेशन की, डिस्काउंट रेट की और रिजर्व रिक्वायरमेंट की. देखिए, अब आपने जब आप पिछली स्लाइड में अगर देखें तो आपने कहा 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स होने चाहिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैज वन फेडरल रिजर्व बैंक व्हिच मे हैव ब्रांचेस इन अदर सिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उसके बाद आपने कहा लोकेशन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स द फेडरल रिजर्व बैंक एंड देयर ब्रांचेस. सबसे ज्यादा तो 3 लार्जेस्ट फेडरल रिजर्व बैंक्स हैं, उसमें एक न्यूयॉर्क बैंक है, एक शिकागो बैंक है, एक सैन फ्रांसिस्को बैंक है. ठीक है, अब जो आपके न्यूयॉर्क बैंक है ये इसलिए इनको ज्यादा फेमस बैंक्स हैं बिकॉज दीज आर द एसेट बैंक्स, कि ये इनके पास सबसे ज्यादा दे होल्ड मोर देन 50% ऑफ द एसेट्स. और न्यूयॉर्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट फेडरल रिजर्व बैंक. ठीक है, अब आपने देखा था कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो कोजाए पब्लिक है, पार्ट प्राइवेट एंड पार्ट गवर्नमेंट. आपने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट की. फिर देखिए, अब उसमें उन्होंने कहा कि मेंबर्स कौन से होंगे. देखिए, आप जब मेंबर्स की बात करते हैं तो फेडरल रिजर्व बैंक्स में मेंबर बैंक इलेक्ट 6 डायरेक्टर्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट बैंक. देखिए, उसमें 6 डायरेक्टर्स आपने डिस्ट्रिक्ट किए हैं. 3 मोर आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. टुगेदर द 9 डायरेक्टर्स अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक. यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस तरह कि 6 मेंबर्स आपने डायरेक्ट करने, फिर 3 बैंक्स जो होंगे वो 6 पहले 6 होंगे और 3 आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और वो इकट्ठे 9 मिलके अपना प्रेसिडेंट ऑफ बैंक जो है वो इलेक्ट करेंगे. Directors of the district bank are classified into 3 categories, A, B and C. The A directors elected by the member banks are the professional bankers. जो अब A कैटेगरी में आएगा वो professional bankers होंगे. Like उनका banking experience होगा. ये नहीं होगा कि उनके पास कोई experience नहीं है. The second category also elected by member banks are the prominent leaders from the industry, labor, agriculture or industry. The C directors who are appointed by the board of governors to represent the public interest are not allowed to be officers, employees or the stockholders of the banks. देखिए, अब फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं? What are the basic functions that Federal Reserve Bank are going to perform? Clear checks, one of the most important issues new currency. Clear checks, issues new currency, withdraws damaged currency from the circulation, examine bank holding companies and state chartered member banks, act as a liaison between the business community and the Federal Reserve System. The next slide outlines the relationship of these entities to one another to the 3 policy tools of the Fed. Open market operation, discount rate and reserve requirement. These are the 3 basic entities that Federal Reserve System policy tools which are most important in the structure of the Federal Reserve System. देखिए, ये एक डायग्राम ये आपको ये शो कर रहा है कि बैंक का सिस्टम क्या है. देखिए, आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की थी. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन होते हैं? दीज आर द 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कंफर्म्ड बाय द सेनेट. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आपके 7 मेंबर्स होंगे विच आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक एंड द सेनेट विच आर अप्रूव्ड बाय द सेनेट. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? अपॉइंट 3 डायरेक्टर्स टू ईच फेडरल रिजर्व बैंक. ठीक है, each with 9 directors who appoint president and other officers of the Federal Reserve Bank. Then elect 6 directors to Federal Reserve Bank. Around 2,800 member commercial banks. Federal Open Market Committee, 7 members of the Board of Government plus presidents of FBR at New York and 4 other FBRs. Federal Advisory Council, 12 members, 1 from the each district. देखिए, अब आपने क्या देखा है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को सेट कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू सेटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट. दे आर, इट मीन्स दैट बीओजी आर गोइंग टू सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन.
देन बीओजी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो रिव्यू करता है एंड डिटरमाइन द डिस्काउंट रेट। देखिए आप उसके फंक्शंस देखें, स्ट्रक्चर तो है, साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि जो मतलब बीओजी के मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं, एडवाइजरी काउंसिल, व्हाट आर द फंक्शंस दैट दीज आर प्लेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एडवाइजरी काउंसिल, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आर लायबल टू सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आर लायबल टू सेट द डिस्काउंट रेट। देन अब जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है that also advises the reserve requirement, but the main difference is that BOG sets but Federal Reserve Open Committee only advises the reserve requirement. Federal Open Market Committee directs the open market operation, that is directly responsible for the open market operation. Federal Open Market Committee advises the discount rate. 12 board members establish the discount rate. They are liable for establishing the discount rate. 12 board members select the Federal Advisory Council. ये एक आपको ऐसा फ्लो चार्ट है जो आपको ये बता रहा है कि बीओजी कौन क्या काम होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेट्स द रिजर्व रिक्वायरमेंट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आर सेट द डिस्काउंट रेट। ठीक है, लेकिन जो आपकी फेडरल कमेटी है दैट ओनली एडवाइजेज रिजर्व रिक्वायरमेंट, दैट ओनली एडवाइजेज डिस्काउंट रेट, दे आर नॉट गोइंग टू सेट द डिस्काउंट रेट एंड द रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो आपका एक मेजर फंक्शन बता रहा है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ द कॉमन सिक्योरिटीज दैट बोथ अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट एंड द अमाउंट ऑफ द रिजर्व इन द मार्केट। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ द मार्केट सिक्योरिटीज दैट also affects the reserve requirement and also affects the discount rate. It means that open market operation is going to outperform the reserve requirement and the discount rate. 12 Federal Reserve Banks. देखिए आपने बात की थी each of the 12 districts has a main Federal Reserve Bank and at least one branch office. The banks are quasi public. अब इसका मतलब क्या है कि these are owned by the commercial banks in the district. Simple. Member banks elect 6 directors while 3 directors are appointed by the board of governors. Total कितने हो गए? 9 हो गए. Member elect 6 directors while 3 directors are appointed by the board of governors. Then directors represent professional bankers, prominent business lenders and the public interests. The next slide shows the location of the 12 main Federal Reserve Banks and other prominent cities in the federal system. हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, न्यूयॉर्क बैंक, शिकागो बैंक एंड सैन फ्रांसिस्को, in the shape of holding assets, and New York Bank hold more than 50% asset and is one of the most important bank that is playing a major role. अब ये देखिए, ये एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब आपको 12 बैंक्स नजर आ रहे होंगे। आप देखिए इस ग्राफ में अगर देखें तो ये डिपिक्ट कर रहा है फर्स्ट बैंक जो है वो बॉस्टन में है, ठीक है, सेकंड बैंक इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, थर्ड बैंक इज लोकेटेड इन द फिलाडेल्फिया, फोर्थ इन द वॉशिंगटन, फिफ्थ इन द चार्लोट, सिक्स्थ इन द एटलांटा, 7th in the Chicago, 8th in St. Louis, 9th in Minneapolis, 10th is Denver, 11th is located in Dallas and 12th is located in San Francisco. ये वो 12 ब्रांचेस हैं जिनकी लोकेशन जो फेडरल रिजर्व बैंक्स के तौर पे काम कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ विच आई डिस्कस्ड अर्लियर दैट न्यूयॉर्क बैंक, शिकागो बैंक and the San Francisco are playing the important role because they hold more assets, and New York, out of these 3, New York is holding more than 50% assets. ठीक है, अब जो नंबर्स हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट्स शो कर रही हैं, जो आपको इस ग्राफ में जहां स्टार्स नजर आ रहे हैं, इट मींस दैट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, फिर फेडरल रिजर्व बैंक सिटीज हैं, फिर ब्रांच सिटीज हैं। ये एक जो ग्राफ है, ग्राफिकल एनालिसिस है, ये आपको बहुत क्लियर पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम में कौन कौन से किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या हैं, सिटीज क्या हैं। ये तमाम आपको एक ग्राफिकल एनालिसिस ताकि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा बार बार इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, तो ये ग्राफ आपको एक क्लियर सिचुएशन पूरी डिपिक्ट कर रहा है। फेडरल रिजर्व बैंक फंक्शंस, जनरल फंक्शंस क्या हैं उसके? क्लियर चेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है कि बैंक का फंक्शन ही यही होता है?
क्लियर चेक्स मीन्स दैट दे आर गोइंग टू क्लियर द चेक्स, मीन्स आप जाते हैं, आप वहां पे बैंक में कोई चेक देते हैं, वही डिपॉजिटरी फंक्शन और लैंडिंग फंक्शन. इश्यूज न्यू करेंसी एंड रिमूव डैमेज्ड करेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट द बैंक इज प्लेइंग. देन एडमिनिस्टर एंड मेक डिस्काउंट लोन्स टू बैंक्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि वो आपको डिस्काउंट रेट लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है बैंक में. जैसे आपको कोई कॉर्पोरेशन वगैरह उनको शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह चाहिए या किसी इंडिविजुअल को चाहिए, दे हैव टू गो टू बैंक टू इन ऑर्डर टू गेट द लोन्स. एवेल्युएट बैंक मर्जर्स एंड एक्सपेंशंस. देखिए आपको बाज़ दफा ऐसा होता है, मर्जर किसे कहते हैं? मर्जर का मतलब होता है कि दो जो बैंक्स है, लाइक आपने लास्ट टाइम में सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मर्जर हुआ, आपने कुछ बैंक्स को देखा होगा जो मर्ज हो गए थे. मर्ज तब होते हैं जब बैंक मर्ज होते हैं. एक होता है, अब मैं आपको दो यहाँ टर्म्स का डिफरेंस बताती हूँ, एक्विजिशन एंड मर्जर. एक्विजिशन का जैसे मतलब होता है एक्वायर कर लेना चीज को. जब कोई फर्म, लाइक देयर आर टू फर्म्स दैट इज ए एंड बी, अगर तो फर्म बी ए को एक्वायर कर लेती है तो वो अपना ही नाम चलाएगी, उसका जो अपने ही नाम में काम करेगी, लेकिन वो उसके तमाम एसेट्स को एक्वायर कर लेती है. लेकिन एक होता है मर्जर, जहां पे दो बैंक्स आपस में मिल रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो कॉमन मोटिव्स होते हैं, उन लोगों को देयर माइट पॉसिबल भी उनके पास इतनी फंडिंग ना हो या शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग को मर्ज कर लेना चाहिए. जब हम मर्जर होगा तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वेल. तो बैंक्स का जो बेसिक मेंशन होता है वो देखता है कि एवेल्युएट मर्जर्स एंड एक्सपेंशंस, और आप एक्सपेंड करना चाहते हैं. अगर आपको किसी को, ये जरूरी नहीं कि बैंक मर्जर्स हो, कंपनीज भी मर्ज होती हैं, कंपनीज भी एक्वायर करते हैं, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेकअप कर लेता है, जॉइंट वेंचर्स वगैरह जिसे कहा जाता है. तो जब उनको कॉर्पोरेशन को एक्सपेंड करने की या मर्जर की जरूरत होती है तो बैंक्स, सेंट्रल बैंक आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मर्जर एंड द एक्सपेंशन ऑफ द बैंक्स. Then Federal Reserve Bank is playing a role as a liaison between the local community and the Federal Reserve System. Liaison means कि people मतलब Federal Reserve act as an intermediary function, वो उनको connect कर रहा है between the local community and the Federal Reserve System. Then perform बैंक examinations. फिर उसके अलावा बहुत सारे काम है, बैंक एग्जामिनेशंस वगैरह, क्रेडिट, आप देखिए बैंक्स में आपकी क्रेडिट यूनियंस वगैरह बनी, क्रेडिट शॉर्ट टर्म क्रेडिट फाइनेंसिंग वगैरह है. कलेक्ट एंड एग्जामिन डाटा ऑन द लोकल बिजनेस कंडीशंस, कि आपको जो बिजनेस कमीशंस वगैरह उनके ऊपर डाटा वगैरह कलेक्ट करना. कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी. वही बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ही मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू मैनेज द मनी सप्लाई. अब देखिए, अब हमने बात की फेडरल रिजर्व बैंक फंक्शंस की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, तो हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक के जो तीन मेजर फंक्शन है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है एंड डिस्काउंट रेट है. हम उनमें से डिस्काउंट रेट को देखते हैं. एस्टैब्लिश द डिस्काउंट रेट एट विच मेंबर बैंक्स में बोरो the Federal Reserve Bank subject to the BOG review, यानी कि आप BOG की रिव्यू किए बगैर मेंबर बैंक जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक से बोरो नहीं कर सकता. मतलब वो डिस्काउंट रेट क्या होगा उसको हमने देखा था कि हमने कहा था कि जो आपकी बीओजीज हैं दैट आर गोइंग टू सेट द डिस्काउंट रेट. जो आपकी कमेटी है वो एडवाइस तो करती है बट दे आर नॉट गोइंग टू सेट द डिस्काउंट रेट. जो मेन फंक्शन है वो बीओजी का. बीओजी इज गोइंग टू सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो बीओजी इज गोइंग टू सेट द डिस्काउंट रेट. देखिए आपने फिर क्या करना है कि डिटरमिन विच बैंक रिसीव लोन्स, इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द फेडरल एडवाइजरी काउंसिल, 5 of the 12 बैंक प्रेसिडेंट्स वोट इन द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी. कि आपने एक मेंबर इलेक्ट करना है फेडरल एडवाइजरी काउंसिल से, क्योंकि डिस्काउंट रेट आपने एस्टेब्लिश करना है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो है वो आपकी पूरी बैंकिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है. फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ द न्यूयॉर्क, हम लोग मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो 12 रिजर्व बैंक्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो तीन इंपॉर्टेंट हैं वो न्यूयॉर्क, शिकागो एंड सैन फ्रांसिस्को, बिकॉज दे आर होल्डिंग एसेट्स. एंड आउट ऑफ दीज थ्री न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक दैट प्लेज रोल इन द सिस्टम. ठीक है, न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क बैंक है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व सिस्टम है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेडक्वार्टर्ड एंड द सराउंडिंग एरिया. यानी कि वो अपने तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर कर रहा है, उसके पास सबसे ज्यादा एसेट्स हैं. दैट्स व्हाई न्यूयॉर्क बैंक प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सिस्टम. द एफआरबी ऑफ द न्यूयॉर्क, Federal Reserve Bank of the New York. The New York Federal Reserve System houses the open market desk. All of the Federal Reserve's open market operation discounting and a bit are directed to this trading desk.
अब ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने कहा था कि जब परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैज अ इन्फ्लुएंस ऑन द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड द डिस्काउंट रेट। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस तमाम चीजों के लिए न्यूयॉर्क फेड जो है हैज प्लेइंग अ मेजर रोल। New York is the only member of the bank for the international settlement, providing close contact with other foreign central bankers. यानी New York Bank is also playing a liaison between the Federal Reserve and other foreign banks. और देखिए वो जितने भी 12 बैंक्स हैं, आउट ऑफ दीज ओनली न्यूयॉर्क हैज द प्लेइंग दिस, आउट ऑफ ऑल दीज 12 बैंक्स ओनली न्यूयॉर्क इज प्लेइंग दिस रोल. That's why New York Bank is considered one of the most important Federal Reserve. अब जो एक उसके अलावा आप देखिए जो चेयरमैन है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व सिस्टम का, तो फेडरल FOMC कमेटी का परमानेंट मेंबर है, वहां पे वो एज अ वाइस चेयरमैन काम कर रहे हैं. लेकिन अगर बाकी आप रिजर्व सिस्टम की बात करें तो उसमें ये नहीं हो रहा है. अब मेंबर बैंक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नेशनल बैंक्स हैं. नेशनल बैंक्स जो हैं, बैंक्स चार्टर्ड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी आर रिक्वायर्ड टू बी मेंबर्स. नेशनल बैंक्स भी आर प्लेइंग रोल एज ए मेंबर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम. कमर्शियल बैंक्स हैं. अब देखिए आप बात कर रही हैं कि डिफरेंट मेंबर बैंक्स में प्रायर टू 1980 ओनली मेंबर बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व्स. जब 1980 से पहले ऑल मेंबर बैंक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल था कि दे हैव टू मेंटेन द रिजर्व्स. बाय 1987 ऑल डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व्स, एलिमिनेटिंग दिस डाउनसाइड ऑफ मेंबरशिप. देखिए वहां पे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया कि 1980 में जो था कि वो मेंबर बैंक्स जो है तमाम रिजर्व्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. 1980s तक, प्रायर टू 1980s मेंबर बैंक्स के पास ये चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी. लेकिन आफ्टर 1987 तमाम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस को ये राइट दिया गया कि दे कैन मेंटेन द रिजर्व्स. अब हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करते हैं. थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आज हम लोग बस क्योंकि इसमें आपका पढ़ने से ज्यादा क्योंकि अपने स्ट्रक्चर देखना है तो इसमें वही बार बार चीजें आएंगी. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करेंगे, एडवाइजरी काउंसिल कमेटी की बात करेंगे, फिर हम न्यूयॉर्क बैंक की बात करेंगे, फिर हम ये बात करेंगे कि कौन सा मेंबर किस तरह है, डायरेक्टर्स की बात करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल बैंक. जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा यू आर अनएबल टू नो हाउ द सेंट्रल बैंक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स वाई थोड़ा सा आपको लगेगा. लेकिन इंशाल्लाह जो अभी आने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा. मैं कोशिश तो यही है मेरी तरफ से कि मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना के, ईजी बना के, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले. ये ना हो कि आपको लगे कि बोर हो रहे हैं बिल्कुल और आपको लगे कि ये क्या चीज है. लेकिन इन सब के साथ क्योंकि हमने अपने कोर्स को भी कवर करना है तो इसलिए जो है कि हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि हमारा कितना कोर्स कवर हो रहा है. और आज के जो हमने अब तक जितना भी पढ़ा है वो इतना कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं था. हमने यही देखा था कि बैंक्स का सिस्टम क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं वो देखा, फिर हमने बैंक्स देखे, फिर हमने देखा किस तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम ओरिजिनेट किया गया है. ये सब अगर आपको यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. अब मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ जब तक आप में से कोई किसी का क्वेश्चन है वो पूछ ले. आप लोग एक दफा रिपीट कर लें, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. आर यू श्योर कि आप लोगों को अब तक सारा समझ में आ गया? You all of you are no query, quite surprised. चलिए अब हम देखते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेसिकली क्या होते हैं? आपने सुना होगा, कंपनी में सुना होगा, आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेसिकली गवर्नर्स के वर्ड से क्या लगता है? दोज पीपल हु आर गोइंग टू गवर्न समथिंग. जिस तरह हमने बैंक्स की बात की थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरेक्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आर गोइंग टू सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, दे आर गोइंग टू set the interest rate, means कि ये govern कर रहे हैं, मतलब they have a major role in the managerial perspective. 7 governors are appointed by the president and confirmed by the senate for a 14-year terms on a rotating schedule. देखिए अब क्या है कि आपके क्योंकि ये इनका बहुत ज्यादा एक मेजर रोल होता है इसलिए इनकी जो सिलेक्शन होती है वो भी थोड़ी आप देख लें कि मतलब एक स्क्रीनिंग होके होती है. ये नहीं होता कि हर कोई कर सकता है. तो 7 जो मेंबर्स गवर्नर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट से और फिर इन्हें कंफर्म करता है सेनेट फॉर द पीरियड ऑफ 14 years. All board members are the members of the financial committee.
इफेक्टिवली दे आर गोइंग टू इफेक्टिवली सेट द डिस्काउंट रेट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैव द फुल पावर्स टू इन ऑर्डर टू सेट द डिस्काउंट रेट। दे कैन सेट द डिस्काउंट रेट एट व्हाट रेट दे वांट। They have the full powers. Then serve in an advisory capacity to the President of the United States and represent the US in foreign economic matters. Then set margin requirement for stock purchases. Other duties as established by legislation. For example, Regulation Control, Credit Control Act of the 1969. ये वो functions हैं जो Board of Governors जो हैं they are going to play. अब देखें आप लोगों के लिए मैं छोटी सी एक रिसर्च स्टाफ लेके आई हूँ। रिसर्च स्टाफ क्या है कि आप ये देखें कि द फेडरल रिजर्व सिस्टम एम्प्लॉयज अवर 500 रिसर्च इकोनॉमिस्ट। व्हाट डू ऑल दीज रिसर्चर्स डू? थिंक अबाउट दैट कि ये तमाम रिसर्चर्स क्या करते हैं फेडरल रिजर्व बैंक में। आपको क्या लगता है कि इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? क्या फेडरल रिजर्व सिस्टम वैसे ही इनकी कॉस्ट इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट फुलफिल कर रहा है या इसका कोई यूजफुल पर्पज है? अगर वो इतने नंबर्स में इकोनॉमिस्ट को हायर कर रहा है तो इट मीन्स देयर इज सम पर्पस। वो क्या करते हैं कि वो इकोनॉमिक डाटा को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। जिस तरह हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, डिस्काउंट रेट की बात करते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये इकोनॉमिस्ट जो हैं ये क्लोजली मॉनिटर करते हैं एवरी एस्पेक्ट दैट हैज अ इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। ये लोग मीटिंग्स करते हैं, ये इनकी डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि डिफरेंट जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम एनी वीकनेस और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो ये नहीं है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम ने ऐसे ही 500 रिसर्च इकोनॉमिस्ट हायर कर लिए हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? पब्लिक एजुकेशन, मतलब लोगों को अब इकोनॉमिस्ट हैं वो इसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह लिखते हैं, लोग उससे एजुकेशन मतलब लोग पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम दीज आर्टिकल्स। प्रोड्यूस रिपोर्ट्स ऑन द डेवलपमेंट्स इन द मेजर फॉरेन इकोनॉमीज। देन रिसर्च स्टाफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द सुपरवाइजरी स्टाफ इन डिसीजंस अबाउट बैंक मर्जर्स, लैंडिंग एक्टिविटीज एंड अदर टेक्निकल एडवाइस। देखिए आपको मैंने बताया था कि बैंक मर्जर है। अब मर्जर होना है तो क्या बैंक के लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मर्जर, तो क्या बैंक इसके ऊपर कोई रिसर्च के बगैर कर लेगा? नो, दे हैव इंकर्ड रिसर्च स्टाफ। और देखिए उसके बाद देखिए मर्जर होना है, एक्सपेंशन होना है, एक्विजिशन होना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में जाने से पहले बैंक्स के लिए जरूरी है कि वो इकोनॉमिस्ट को हायर करें ताकि वो उनसे एडवाइजरी नोट्स ले सके, उनसे पूछ सके। वो उनको इकोनॉमिस्ट उनको सुपरवाइज करते हैं कि ईदर इट इज अ बेटर डिसीजन टू गो इनटू द मर्जर, एक्विजिशन और एनीथिंग एल्स, और कोई भी टेक्निकल एडवाइस। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी हमने बताया था कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो हमेशा से उसका मेंबर होते हैं और एक्टिंग एज एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। इसका क्या काम होता है? फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बेसिकली मेक डिसीजंस रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन टू इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी बेस। देखिए वो ऐसे डिसीजंस बना रहा होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी कि जो आपकी मॉनेटरी बेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। द चेयरमैन ऑफ द बीओजी इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। वो तो हम ऑलरेडी बता चुके थे कि जो बीओजी का चेयरमैन होगा ही इज गोइंग टू चेयर द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। और देखिए आप फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। बिकॉज ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिस्काउंट रेट एंड द रिजर्व रिक्वायरमेंट। These all actions are directed by Federal Open Market Committee. फिर हम बात करेंगे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग की बात करेंगे। मीटिंग्स क्या होती है? मीट 8 times each year about every 6 weeks। कि देखिए आप हर 6 weeks के बाद ये लोग मिलते हैं, मतलब 8 times each year। आप उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है
ये तो एक मतलब जाहिर है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मीटिंग की वो यही होता है ना कि आप देखते हैं कि कहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम सही परफॉर्म नहीं करें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एजेंडा कौन से हैं? रिपोर्ट्स ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आउट ऑफ दीज 3 टूल्स, दैट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड द डिस्काउंट ट्रेड, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेस्ट टूल. National economic forecasts are presented, formal policy directive made, post-meeting announcements as needed, discussion of the monetary policy directives including views of each member. अब देखिए फेडरल रिजर्व सिस्टम के इनसाइड में क्या होता है। तो सेवरल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर बाय फेड एंड हैव बीन गिवन ऑफिशियल कलरफुल मीन्स ग्रीन बुक, ब्लू बुक एंड बेज बुक। अब आपको लगेगा ये कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ग्रीन बुक में क्या, लेकिन जिस तरह हम ग्राफिकली चार्ट बनाते हैं ना, वहां पे हम डिफरेंट कलर्स बता देते हैं कि ये कलर इसको डिपिक्ट कर रहा है, ये कलर इसको डिपिक्ट कर रहा है। सेम ग्रीन बुक में क्या है, नेचुरल फॉरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years। ग्रीन बुक में हम फॉरकास्टिंग करते हैं कि नेक्स्ट 2 year हमारा क्या पैटर्न रहेगा, हम किस तरह काम करेंगे, ठीक है। उसमें आप फॉरकास्टिंग कर लेंगे, नेचुरल फॉरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। ब्लू बुक में क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस ऑफ द मॉनेटरी एग्रीगेट्स, क्या आपकी मॉनेटरी एग्रीगेट्स की जो प्रोजेक्शन है वो होगी। बेज बुक डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि 3 बुक्स हैं जो आपकी ग्रीन बुक, ब्लू बुक एंड बेज बुक। ग्रीन बुक क्या होती है कि बेसिकली फॉरकास्टिंग होती है आपकी 2 years की। ब्लू बुक में क्या होता है, ब्लू बुक होता है प्रोजेक्शंस ऑफ द मॉनेटरी एग्रीगेशंस, और बेज बुक डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जो फेडरल रिजर्व में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो चेयरमैन का होता है। चेयरमैन क्या क्या ड्यूटीज एंड फंक्शंस परफॉर्म करता है, आपको नाम से ही पता चल गया कि चेयरमैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, is the most influential is the most influential person, ठीक है। वो क्या करेगा, चेयरमैन supervises the board staff, chairman negotiates as needed with the Congress and the President of the United States, chairman has effective control over the system, ठीक है, even though he does not have the legal authority to exercise control over the system and its member banks, लेकिन वो तमाम ऑपरेशन चेयरमैन जो है होल सोल रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखेंगे कि हाउ बर्नैक स्टाइल डिफर्स फ्रॉम द ग्रीन स्पैन्स। आपके 2 तरह के स्टाइल है, एक ग्रीन स्पैन, एक वर्सेस बर्नैक। ग्रीन स्पैन क्या करते हैं, प्रोफेशनल कैरियर रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म, और बर्नैक क्या करते हैं, एकेडमिक कैरियर एट स्टैनफोर्ड एंड। अब ग्रैंड स्पैन में क्या आता है कि लेजिस फेयर कैपिटलिज्म है, लेकिन बर्नैक में थ्योरिस्ट इन्वॉल्व इन द मॉडल डिजाइन है। अब हमने देखना है कि हमने जब शुरू किया था ये लेक्चर आज का, तो हमने कहा था कि फेडरल रिजर्व सिस्टम एफईडी इसलिए बना था क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड पावर से, वो चाह रहा था कि उसके पास पावर हो, वो इसकी हमने ये देखा था कि क्या वो इंडिपेंडेंसी उसको मिलेगी या नहीं। हमने देखा था इस एफईडी इंडिपेंडेंट तो किस तरह हो सकता है। अब इसमें हम 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस के इस लिहाज से अगर हम देखें तो फेडरल रिजर्व सिस्टम हैज द एबिलिटी टू सेट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। वही बात है कि वही हमने बात की थी, इसमें हमने 3 चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट और डिस्काउंट रेट। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि बीओजी हैज द फुल पावर टू सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड द डिस्काउंट रेट। इट मींस दैट फेडरल रिजर्व सिस्टम हैज द इंडिपेंडेंसी टू सेट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। Number 2 point है गोल इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू सेट द गोल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें भी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल क्या है, सप्लाई ऑफ द मनी, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो उसमें भी एफईडी को फुल इंडिपेंडेंसी है। अब हमने इसमें बात की थी आज के लेक्चर में कि हम एफईडी को देखेंगे और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी देखेंगे। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या है, बेसिकली तो हम स्ट्रक्चर्स ही हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ये सब चीजें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पढ़े होते तो आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं और क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतने अच्छे रिसर्चर्स नहीं हैं, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो हम क्योंकि एक फॉरेन बुक फॉलो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनके जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डिपिक्ट किया है, तो दैट्स व्हाई वी आर बाउंड। तो इसलिए आपको अगर थोड़ा सा कहीं फील हो रहा होगा कि अगर हमारा अपना होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। Anyhow, the European Central Bank founded in 1999 by a treaty between the European Central Bank and the European System of Central Bank.
European Central Bank is housed in the Frankfurt, Germany. European Central Bank, which means that are located in the Germany, Frankfurt. Executive board consists of the president, vice president and 4 members, all serving 8-year terms. देखिए उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे आपकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे. यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 4 members, all serving for the period of 8 years. The policy group consists of the executive board and governors from the 11 member countries central bank. अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन FED एंड बिटवीन यूरोपियन सेंट्रल बैंक. एक तो ये कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी ऑपरेशंस है, वो FED कंट्रोल करता है, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं कंसीडर करता. यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मॉनेटरी, क्योंकि सेंट्रल बैंक का बेसिक पर्पस ही यही था कि दैट इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट, कि वो मतलब इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन रेट को, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करे. एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक डोंट हैव द पावर टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, monetary operations. अब क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन द सुपरवाइजरी और बैंक रेगुलेशन. It means that European Central Bank is not playing the role of the supervisory. European Central Bank does not involve in the supervision of or regulation. थर्ड इशू में क्या था कि जब हम फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करते हैं तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स. और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इसमें क्या है कि दे कंट्रोल द नेशनल बैंक कंट्रोल देयर ओन बजट्स. उसमें प्रेसिडेंट्स वगैरह की हमने बात की थी. अब उसमें क्या है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक में 18 मेंबर्स जो है मीटिंग, मंथली मीटिंग अटेंड करेंगे विद नो स्टाफ, और कोई वोटिंग नहीं होगी. ऑल डिसीजंस जो हैं वो आपसे मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाएंगे, आपकी वोटिंग नहीं होगी. जो मेजॉरिटी कह देगा दैट मींस दैट इज अ डिसीजन. उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक कॉन्फ्रेंस होल्ड कराता है मंथली, जो आपका FED नहीं कराता. FED में क्या होता है, बेसिकली आपकी 8 टाइम्स आप मिलते हैं, 6 वीक्स के बाद मिलते हैं. लेकिन यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं दैट इज गोइंग टू होल्ड अ मंथली मीटिंग. ये उसका एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं. उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इन द फ्यूचर, बट द फेडरल रिजर्व डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी. उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक में कौन कौन से आते हैं जो जॉइंटली, अदर कंट्रीज विच में इवेंचुअली ज्वाइन इंक्लूड्स UK, स्वीडन, डेनमार्क एंड मेनी अदर्स. उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो सबसे मेजर रोल है वो प्राइस स्टेबिलिटी है. सो इट्स नॉट इंटायरली फ्री टू परस्यू इट्स ओन गोल्स. उसके अलावा हम फॉरेन बैंक की बात करेंगे. हमने कहा था कि हम फॉरेन बैंक्स को भी देखेंगे. फॉरेन बैंक्स में क्या आपके कौन से बैंक्स आ जाते हैं, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान. बैंक ऑफ कनाडा जो है वो 1934 में फाउंडेड इन द 1934. डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड दे अपॉइंट अ गवर्नर फॉर द 7-year पीरियड. ठीक है. और उसके अलावा आपकी गवर्निंग पॉलिसी होती है लाइक जैसे आपकी फेडरल रिजर्व सिस्टम में होती थी FOMC. उसके अलावा आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो आपकी गवर्नमेंट के पास होती है. बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो फाउंडेड इन 1694. इसमें क्या होता है, जैसे FED में BOG होता है, इसी तरह इनका एक कोर्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर्स फॉर द 5-year पीरियड, 16 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. ठीक है. उसके बाद वहां पे आप देखें तो 14 years के लिए बात की थी. यूरोपियन की बात की थी तो 8 years की बात की थी. लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 years और 5 years. गवर्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, वेयर एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. फिर हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंपेयर्स द US मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 2 other सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स. फिर अगर हम बैंक ऑफ जापान की बात करें तो निप्पॉन गिनको, जापानीज लैंग्वेज है जिसे हम निप्पॉन गिनको कहते हैं, दैट इज फाउंडेड इन 1882. The policy board sets monetary policy and consists of governor, 2 vice governors, 6 outside members, all serve for the 5 years. ठीक है. उसके आपका क्या इसमें कौन कौन सा आता है, गवर्नर है, 2 वाइस गवर्नर्स एंड 6 आउटसाइड द मेंबर्स हैं. उसके अलावा बैंक ऑफ जापान लॉ 1998 गिव द बैंक कंसिडरेबल इंस्ट्रूमेंट एंड गोल इंडिपेंडेंस. अब अगर हम ट्रेंड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस देखें तो यूरोपियन बैंक्स को देखें या बैंक ऑफ जापान को, बैंक ऑफ इंग्लैंड को, तो इन सब में ज्यादा जो इंडिपेंडेंट बैंक है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम है. बिकॉज फेडरल रिजर्व सिस्टम हैज द फुल पावर्स टू सेट द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. That includes your reserve requirement, your open market operation, your interest rate. ठीक है. अब two major theories that are going to explain the observed behavior of central banks, that is public interest and theory of bureaucratic behavior.
पब्लिक इंटरेस्ट व्यू क्या है? सेंट्रल बैंक सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। इट मींस के वो पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। और थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर क्या है? कि सेंट्रल बैंक विल सीक टू मिनिमाइज इट्स ओन वेलफेयर। कि दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक पब्लिक इंटरेस्ट व्यू और एक ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट व्यू, जो आपके सेंट्रल बैंक के बिहेवियर को डिपिक्ट कर रही है। क्योंकि एक ये बता रहा है कि सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सेकंड इज गोइंग टू टेल दैट सेंट्रल बैंक विल सीक टू मैक्सिमाइज इट्स ओन वेलफेयर। इट मींस दैट ब्यूरोक्रेटिक और बोथ ऑफ दीज थ्योरीज आर वर्किंग एज अपोनेंट थ्योरीज। क्योंकि थ्योरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में ये पता चल रहा है कि बैंक आर गोइंग टू प्ले द रोल इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लेकिन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक में क्या है? बैंक इज गोइंग टू प्ले फॉर इट्स ओन वेलफेयर। अब देखिए, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो अपने तमाम एक्शंस को हिडन रखता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट है कि आपकी कौन कौन सी ईच चेयरमैन ऑफ कोर्स एड चेंजेस टू दिस व्यूज कि फॉर इसमें आपको बताया है कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। फिर आपके केसेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल केसेस फॉर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ये डिफरेंट व्यूज बता रहे हैं कि एफईडी को क्या कहा जाता है। ये आप लोग सारी मिनी केस हैं जो आपकी बुक में, जो हम बुक फॉलो करें, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया और अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हम लोग बेसिकली देख रहे हैं फ्रेडरिक मिस्किन की बुक में, तो उसमें जाके आप देखेंगे तो मिनी केसेस हैं। इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया कि ये वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ केस प्रैक्टिकल स्टडी के तौर पर बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। Empirical work suggests that countries with the most independent central bank do the best job controlling inflation. It means that central bank are playing an important role in controlling the inflation. अगर आप देखें, आपकी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, तो इट मींस दैट बैंक्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. Evidence also shows that this is achieved without the negative impact on the real economy, कि आप इजीली अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके अलावा क्या करते हैं सेंट्रल बैंक्स जो है वो आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू कंट्रोल द रिजर्व रिक्वायरमेंट. आपकी उसमें जो सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट चीज ओपन मार्केट ऑपरेशन उसको देखते हैं. अब हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि आज का लेक्चर क्या है. माइट पॉसिबल भी फॉर यू पीपल आपको लगे कि आज का लेक्चर जो है उसमें हमने बार बार नंबर्स की बात की, फिगर्स की बात की, तो ये इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन क्योंकि आप लोगों को बताना था कि सेंट्रल बैंक्स में क्या क्या सिस्टम होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. आज का जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट शुरू किया वो फेडरल रिजर्व सिस्टम से शुरू किया. हमने देखा कि फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएस में किस तरह आया. उसकी वजह क्या थी कि उनके जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक वाज बैंडेड इन द 1811, सेकंड वाज डिस्कार्डेड इन द 1836. तो उस टाइम उनको लगा कि हम लोगों को एक सेंट्रल बैंक एक सिस्टम बनाना चाहिए. दैट ओरिजिनेटेड द फेडरल रिजर्व सिस्टम. उसके बाद हमने देखा कि फेडरल रिजर्व सिस्टम में कितने कौन कौन से वो होते हैं कि हमने देखा उसमें हम इसको मूव करेंगे अपनी प्रीवियस स्लाइड में, जहां हमने देखा कि बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करेंगे, एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी. हमने उसका देखा कि फेडरल रिजर्व सिस्टम में उनका स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं, उनके डायरेक्टर्स कितने हैं. हमने बात की थी कि फेडरल रिजर्व सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम की जब हमने बात की थी, हमने कहा था बीओजी मेंबर्स कौन होंगे. दैट वाज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वाज अप्रूव्ड बाय द सेनेट. और उनका मेन काम क्या होगा, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को सेट करेंगे, वो डिस्काउंट रेट को सेट करेंगे. फिर हमने देखा था कि 12 बोर्ड मेंबर्स हैं. फिर हमने एडवाइजरी काउंसिल की बात की थी. फिर हमने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बात की थी. फिर हमने देखा था कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो कंट्रोल करता है. वो उसमें हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की, रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात की, और थर्ड वन जो है डिस्काउंट रेट की बात की. फिर हमने देखा कि इन सब में ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन where the buying and selling of the securities take place and that has a greater impact on the reserve requirement, on the discount rate.
उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो फेडरल रिजर्व की सिस्टम किस तरह है, उनकी मीटिंग्स किस तरह होती हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या हैं, कितने पीरियड के लिए वो हायर होते हैं, उनका मैनेजरियल रोल्स क्या है, उनको कितनी पावर्स डेलीगेट की गई हैं। उसके बाद हमने यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स को देखा। हमने देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स क्या हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स आर बेसिकली फाउंडेड इन वाज फाउंडेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फिर हमने देखा कि उनका क्या काम है, वो कैसे डिफर करते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक बेसिकली जो फेडरल रिजर्व सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो ये है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक कंडक्टेड अ मंथली मीटिंग, जो फेडरल रिजर्व बैंक नहीं करता। फिर हमने डिफरेंट बैंक्स देखे, बैंक ऑफ इंग्लैंड देखा, बैंक ऑफ जापान देखा। फिर हमने देखा कि ये किस तरह फंक्शंस प्ले करते हैं। बेसिकली ये तमाम जो आज का लेक्चर था उसका बताने का मकसद क्या था कि जो डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह आपका जो फेडरल रिजर्व सिस्टम किस तरह काम करे, सेंट्रल बैंक्स कैसे काम करें, वो अपनी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, वो अपने इंटरेस्ट रेट को कैसे कंट्रोल करें। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्री की जीडीपी, उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमने ये तमाम चीजें इसमें देखी कि वो किस तरह, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे स्ट्रक्चर ऑफ के जो फेडरल रिजर्व सिस्टम में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे थे, जो यूरोपियन काउंसिल में। फिर हमने ये देखा कि जब हमने फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात की तो हमने कहा कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स 12 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन उन तीनों में सबसे ज्यादा जो आउट ऑफ दीज 12 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूयॉर्क, शिकागो एंड सैन फ्रांसिस्को। और उन सब में न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूयॉर्क को एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज हासिल है एज कंपेयर टू अदर्स। उसके अलावा हमने देखा था इसके अंदर कि हमने ये चीजें देखी थी कि ये क्या क्या मतलब आपको वो क्या रोल्स प्ले करते हैं। बेसिकली हमने जो आज टॉपिक्स कवर किए थे वो ओरिजिन ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम था, स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम था, फिर हमने देखा था हाउ इंडिपेंडेंट द फेडरल रिजर्व सिस्टम, फिर हमने देखा था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का क्या स्ट्रक्चर है, उनकी इंडिपेंडेंसी क्या है, फिर हमने सेंट्रल बैंक बिहेवियर्स देखे थे, फिर हमने देखा था कि कौन सी वो डिफरेंट बैंक्स हैं और उनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं एज कंपेयर टू फेडरल रिजर्व सिस्टम। लेकिन इन सब बैंक्स को डिस्कस करते हुए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसे हासिल है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, क्योंकि फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि आप जब सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो साथ ही आपके माइंड में मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसलिए जो आपकी इकोनॉमी पे जो ज्यादा इफेक्ट करती है वो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी का है और जिसको सबसे ज्यादा फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है। फिर उसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। तो इन सब बैंक्स का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि वो आपकी देखता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि आपने ये बैंक्स की बात करते हुए हमने बैंक मर्जर्स की बात की, हमने एक्विजिशंस की बात की। हमने कहा कि इकोनॉमिस्ट हायर किए जाते हैं जो ये देखते हैं कि हमारी मतलब रिसर्च करते हैं कि क्या कौन से फैक्टर्स हैं। फिर हमने इसमें बात की थी कि 3 तरह की बुक्स होती हैं, ग्रीन बुक, ब्लू बुक एंड बेज बुक। ग्रीन बुक क्या करती है कि वो फॉरकास्टिंग जो 2 years की होती है वो डिपिक्ट करती है। बेज बुक जो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को डिपिक्ट करती है और ब्लू बुक में आपकी एग्रीगेशंस ऑफ मनी सप्लाई होता है। तो ये तमाम चीजें यानी आपका एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाता है, लेकिन उन सब में जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसको एक प्रिविलेज, उसको एक इंपॉर्टेंस हासिल है। आप इन सब का अगर कंपैरिजन भी करें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, जापान का, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑल्दो दे अपनी अपनी जगह दे आर प्लेइंग द मेजर रोल्स, क्रिटिकल रोल्स, बट अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो फेडरल रिजर्व सिस्टम हैज अ मेजर रोल। उसके अलावा फेडरल रिजर्व सिस्टम को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं दैट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, फॉर सेटिंग द डिस्काउंट रेट। That is all about the today's lecture. If you have any query, you are the most welcome. मैंने आपको लेक्चर के दरमियान में भी कहा था, लेकिन अभी भी आपका कोई भी ऐसा कुछ हो जो पूछना हो, जो आपके माइंड में आ रहा हो, एनी क्वेश्चन कि सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, किस तरह है। इन द एंड आई वुड लाइक टू समराइज द चैप्टर एज अ होल कि आज का जो चैप्टर था वो ये हमें ये बताता है कि जो सेंट्रल बैंक्स को स्टडी करने की ज्यादा जरूरत थी वो ये थी कि हाउ सेंट्रल बैंक्स प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द मॉनेटरी सप्लाई, हाउ सेंट्रल बैंक्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑल दीज फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
all these factors are playing the crucial role in country's economy. That is all about today's lecture. Thank you so much.